morning to all. वेलकम इन KVS आरो दिल्ली लाइव. मैं AK सिंह. आज सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ एडजॉर्वेंट, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एडजॉर्वेंट. दीज आर द फैक्टर्स एक्चुअली दैट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. सो एक बार फिर से बच्चे हम लोग उसको रिकॉल कर लें, क्या था एडजॉर्प्शन. तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा डिफरेंस सीखा था कि एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो सरफेस पर उनके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं देन इन द बल्क. तो ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने सीखा दो टाइप का एडजॉर्प्शन होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक केमिकल एडजॉर्प्शन. फिजिकल में आपने क्या देखा था कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच फोर्स कैसा है, वीक वैन डर वाल फोर्स है. और जब केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच जो हमारा फोर्स है वो कैसा फोर्स होता है, वो हमारा केमिकल बॉन्ड या कोई आयनिक बॉन्ड, मतलब जो हमारा केमिकल बॉन्ड के टाइप्स आते हैं कोवेलेंट आयनिक हो सकता है, ठीक है. तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन. तो पहला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं बेटा कि नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट. नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट. नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट. एडजॉर्बेट था क्या बेटा कि जो जैसे सॉलिड और गैस था, तो गैस हमारा एडजॉर्बेट है, सॉलिड का जो सरफेस है वो एडजॉर्बेंट है. तो जो गैसेस इजली लिक्विफिएबल हैं, इजली लिक्विफिएबल गैस कौन होता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है. और क्रिटिकल टेम्परेचर पता है आपको क्या होता है कि द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन वी अप्लाई वेरी वेरी हाई प्रेशर. यदि हम काफ़ी हाई प्रेशर भी लगा दें तो उस गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर पाते, ठीक है बेटा. तो इजली लिक्विफिएबल गैस कौन कौन से हैं, जैसे हमारा NH3 है, SO2 गैस है, HCl गैस है. ये सब का क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है. तो जरा सा आपने प्रेशर लगाया, ये गैस लिक्विफाई हो गया. इसका मीनिंग एक और भी है बेटा कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर है, जो इनके क्रिटिकल टेम्परेचर को हाई कर रहे हैं. और दूसरा जिसको आप बोलते हैं परमानेंट गैस, है ना, ये सब आप बोलते हो परमानेंट गैस. क्यों? क्योंकि इनको इजली लिक्विफाई हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी कम होता है. तो ये गैस का रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा. और जो गैस आपका इजली लिक्विफिएबल है उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा. तो इसीलिए नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में कौन गैस ज़्यादा एडजॉर्ब होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा. तो कभी भी इस तरह का यदि आपको क्वेश्चन बनाया जाता है कि मान लो एक गैस A है, एक गैस B है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है सो 150 केल्विन है. और यदि हम प्रेशर सेम रखते हैं तो कौन गैस ज़्यादा एडजॉर्ब होगा, तो आप किसको टिक लगाएंगे, ये. क्यों? क्योंकि ये इजली लिक्विफिएबल गैस है, ठीक है. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो पहला फैक्टर हमने लिया बेटा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, गैस सॉलिड देख रहे हैं, मतलब गैस एडजॉर्बेट है, सॉलिड का सरफेस हमारा एडजॉर्बेंट है. सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट. नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट. The most common adsorbents are activated carbon or you may call charcoal. क्या बोलते हैं उसको बेटा, चारकोल या मेटल ऑक्साइड्स लाइक अल्मुना जेल, सिलिका जेल भी ले सकते हैं. ये सब बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट हैं. तो एडजॉर्बेंट का मतलब क्या है कि वो पोरस हो,
जिसमें कि जो एक्टिव एरिया है उनका वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर भी हमारा, तो जैसे यदि हमको कोई बोलता है कि पाउडर्ड चारकोल इज मोर एडजॉर्प्शन रेट देन ए लंप ऑफ चारकोल, तो क्या इसमें क्लियर हो आपको कि जो पाउडर्ड चारकोल है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा एक्टिवेटेड है। कई बार वर्ड यूज करेगा एक्टिवेटेड चारकोल, क्या मतलब होता है इसका, कि जैसे उसके ऊपर बेटा यदि कोई चीज़ एडजॉर्ब हो चुका है तो आप उसको डिजॉर्ब करके उसके सरफेस को एक्टिव बना दीजिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, वो होता है एक्टिवेटेड चारकोल। तीसरा है स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, क्या कह रहा है, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट इन द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। सो द ग्रेटर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द सॉलिड द ग्रेटर वुड बी इट्स एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, इनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी जितना इनको स्पेसिफिक एरिया मिलेगा। मीन्स दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। थोड़ा इसको इन डिटेल हम लोग करने वाले हैं। प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस, the extent of the adsorption of a gas on a solid is generally expressed as x by m। अभी हम एक प्लॉट देखेंगे बेटा, x by m, x है क्या यहाँ पर, x is the mass of adsorbate and m is the mass of adsorbent, that's why it is called amounts of adsorption or extent of adsorption। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और यू मे कॉल अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको यदि हम प्रेशर के साथ प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो हम उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जरा सा इसको प्लॉट करके देखें और सारे टर्म को अच्छी तरह से क्लियर करें। प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, extent of adsorption। So this x is mass of the adsorbate, m is the mass of the adsorbent, and x by m is called extent of adsorption। At constant temperature, this is called isotherm। एक बार रिकॉल करो बेटा, थर्मोडायनामिक्स या स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा था कि यदि एक प्लॉट हो जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो तो उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। यदि कांस्टेंट प्रेशर पर होगा तो आइसोबार बोलेंगे, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो आइसो कोर बोलेंगे। तो इसको जैसे ही आपको कोई बोला एडजॉर्प्शन आइसोथर्म तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या बात चल रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात चल रही है, ठीक है। यदि प्रेशर होगा तो आइसोबार, यदि वॉल्यूम होगा तो आइसोकोर। तो ये चीज आपको अब एकदम क्लियर हो गया होगा। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? सो ए प्लॉट ऑफ x by m वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन x by m अगेंस्ट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको भी हम बोल सकते हैं। तो
एक बार फिर क्लियर कर दूं आपको, x क्या है बेटा, मास ऑफ एडजॉर्बेट, m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट प्रेशर। अब जो ग्राफ का नेचर देखोगे तो एट वेरी लो प्रेशर ये करीब करीब बहुत लीनियर ग्राफ जा रहा है, आप देख रहे हैं ना लो प्रेशर पर। सो लग रहा है हमें x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू दी पावर 1, क्योंकि प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब जब हम ग्राफ को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखो बेटा हाई प्रेशर जोन में चला गया, और अब आप देखते हैं हाई प्रेशर जोन में जाने का क्या हो रहा है कि ये इस एक्सिस से पैरेलल चल रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो गया है। तो इस प्लॉट को आप क्या बोलोगे कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू दी पावर 0। सो व्हाट अबाउट दिस इंटरमीडिएट प्रेशर, यदि हम यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये कैसा प्रेशर है, इंटरमीडिएट प्रेशर है, मतलब बीच का प्रेशर है। तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर देखेंगे आप क्या आएगा बेटा, x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1/n। तो n का वैल्यू यहाँ पर ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है। और यदि आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हो तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, x बाय एम इज इक्वल टू k p टू दी पावर 1/n। x बाय एम इज इक्वल टू k p टू दी पावर 1/n। तो ये आप जो n देख रहे हो ये यहाँ पर एक कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। ये जो पैरामीटर्स में लगा हुआ है ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ द सॉलिड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ये नेचर ऑफ द एडजॉर्बेट एंड नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। तो इस प्लॉट को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो क्या देखा हमने कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि सीधा लिनियरली वैरी हो रहा है या हमारा इंडिपेंडेंट है। तो इसके 3 एस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं बेटा। लो प्रेशर पर कैसा देख रहे हो, लो प्रेशर पर आप देख रहे हो कि x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। हाई प्रेशर पर क्या देख रहे हो, x बाय एम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंक्रीज ऑफ और डिक्रीज ऑफ प्रेशर, उससे फ्री हो चुका है। और इंटरमीडिएट में क्या देखते हैं बेटा कि x बाय एम इज p टू दी पावर 1/n वेयर n इज ग्रेटर देन 1। यदि हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं तो क्या आता है, x बाय एम k p 1/n। Here k and n are constant and depending upon the nature of adsorbate and nature of adsorbent। तो इस तरह से आपने देखा क्या, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब है बेटा कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, वो प्रेशर से रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि क्या प्रेशर पर ये किस तरह से वैरी करता है। तो आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखा कि लो प्रेशर में तो ठीक है, ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं तो बढ़ जाता है, और हाई प्रेशर में जाके इंडिपेंडेंट हो जाता है। यदि इसमें हम लोग इस इक्वेशन में लॉग ले लें, ये जो अपना इक्वेशन था इसमें लॉग ले लें, x बाय एम इज इक्वल टू k p टू दी पावर 1/n। So taking log both side, log x by m is equal to log k plus 1/n log p। यदि आप यहाँ पर इसको फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना ले बेटा, ये y करें और इसको यदि हम लोग x कर लें तो ये m हो जाएगा और ये c हो जाएगा, ठीक है। तो y यदि ये है बेटा तो इस प्लॉट पर इसका log x बाय एम, यहाँ पर log p, ठीक है। तो इसमें नेचर जो आएगा बेटा ये इस तरह का थोड़ा सा नेचर आएगा आपका, स्लोप क्या रहा 1/n, और इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें यहाँ पर तो ये होगा हमारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है हमारा, log k। सो
ए प्लॉट ऑफ log x by m versus log p is called फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फिर यहाँ पर टेम्परेचर आपने क्या किया है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इस प्लॉट को क्या बोलते हैं हम, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कब बोलोगे आइसोथर्म, जब क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट वाले प्लॉट को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्म। One of the drawbacks of the Freundlich adsorption isotherm is that it fails at high pressure of the gas. हाई प्रेशर पर क्या होता है कि ये सिर्फ यूनिमोलिकुलर नहीं लेयर होता है और ये हमारा फेल हो जाता है। तो इसको किससे दूर करते हैं, तो इसको बेटा दूर करते हैं लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें ए और बी पैरामीटर्स लेते हैं और उससे दूर करते हैं। बट इट इज़ द बियॉन्ड scope of this book or present syllabus, so I am not going to discuss in detail Langmuir adsorption isotherm, but it can be, this defect is by Langmuir adsorption isotherm. Next हम लोग देखते हैं बेटा effect of temperature। effect of temperature आपने दो तरह का पढ़ा था टाइप, एक फिजिजॉर्प्शन और एक केमिजॉर्प्शन। तो आप जानते हैं कि फिजिजॉर्प्शन में आपने एक डिफरेंस में पढ़ा था कि लो टेम्परेचर इज फेवरेबल कंडीशन, याद करिए, कल हम लोगों ने देखा था, और इसमें देखा था हमने हाई टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन। ऐसा क्यों था बेटा कि इसमें तो एक सिर्फ फिजिकल बॉन्ड बन रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए कम टेम्परेचर पर फिजिजॉर्प्शन। मैंने आपको नाइट्रोजन और आयरन वाला याद करिए बताया था कि सेम जो हमारा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट है, तो केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन भी हो रहा है, किसके ऊपर था, टेम्परेचर के ऊपर था। एक बार रिकॉल कराता हूं मैं आपको कि यदि 83 केल्विन पर था नाइट्रोजन गैस और आयरन, तो इसमें फिजिजॉर्प्शन था कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो रहा था। रूम टेम्परेचर पर आने पर जब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फिजिजॉर्प्शन आप जानते हैं कि डिक्रीज हो जाता है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, तो रूम टेम्परेचर पर आने पर देयर इज नो एडजॉर्प्शन। लेकिन टेम्परेचर को बढ़ा के जब हमने 773 केल्विन कर दिया था बेटा, तो नाइट्रोजन आयरन के बीच में केमिजॉर्प्शन हो गया था। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि यदि हम दो तरह का प्लॉट आएगा हमारा, फिजिजॉर्प्शन के लिए अलग और केमिजॉर्प्शन के लिए अलग। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए जरा सा, टेम्परेचर से देखते हैं, एक्स बाई एम बेटा क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये फिजिजॉर्प्शन के लिए है, कुछ इस तरह का आपको आ रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एक्स बाई एम कम होता जा रहा है, मतलब फिजिजॉर्प्शन खत्म हो जा रहा है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, एडजॉर्प्शन आइसोबार। क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार। सो प्लॉट ऑफ एक्स बाई एम वर्सेस टी एट कांस्टेंट पी इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो इसको हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो ये किसके लिए है बेटा, फिजिजॉर्प्शन के लिए, फिजिजॉर्प्शन के लिए। यदि हम केमिजॉर्प्शन का बात करें तो देखेंगे इस तरह का कुछ प्लॉट आएगा कि शुरुआत में बहुत ही कम था, टेम्परेचर बढ़ाए तो बढ़ा, फिर डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, मतलब एक्स बाई एम का वैल्यू कम हो गया। यहाँ तक बढ़ने के पीछे रीजन आपको पता चल गया होगा कि इनको क्या चाहिए था, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जहाँ तक आप टेम्परेचर दिए तो उनको फेवर कर गया, इसीलिए इसका अमाउंट बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर डिजॉर्प्शन हो गया, तो फिर एक्स बाई एम कम हो गया है। तो इसलिए ये ग्राफ किसका है, केमिजॉर्प्शन।
यहाँ भी कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि x/m वर्सेस t, ये फिजिजॉर्प्शन के लिए था, x/m वर्सेस t ये केमिजॉर्प्शन के लिए था। दोनों में अंतर, इसमें केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक से वैन डर वाल्स फोर्स है। तो इस प्लॉट को क्या बोलेंगे आप? एडजॉर्प्शन आइसोबार। क्यों बोलेंगे आइसोबार? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट। यदि हम यहाँ पर ले रहे थे गैस सॉलिड, तो यदि हम सॉल्यूशन में इसको हम देखते हैं तो सॉलिड भी यहाँ पर सॉल्यूशन फेज में भी आता है। कैसे? जैसे आप देखो बेटा, आप दोनों चीज़ में वो फ़र्क महसूस करना, जैसे आपके घर में गुड़ आता है और चीनी भी आता है। गुड़ का कलर देख रहे हो कि थोड़ा सा ब्राउनिश कलर या येलोइश कलर का होता है, तो ये उसमें आप कहो कि कलर्ड इम्प्यूरिटीज है, जिसको क्या करते हैं कि एक चारकोल बेड के ऊपर, जो हमारा एनिमल चारकोल होता है, उस बेड के ऊपर पास कर देते हैं, और पास करने के बाद जो भी उनका कलरिंग मैटर है वो क्या होता है? एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन फेज में भी हम इसको देख सकते हैं। या कोई डाई है जो आप देखोगे कि यदि आप चारकोल के ऊपर पास करो तो वो थोड़ा सा उनका जो कलर है वो फेंट हो जाता है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है कि ये सॉल्यूशन फेज में भी होता है। और इसीलिए आप देखो कि घर में जब हम अपने भगवान के पास भोग लगाने जाते हैं तो चीनी वगैरह कहीं नहीं रखते, उनके पास क्या रखते हैं? गुड़ ही रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्यों? बूढ़ बुजुर्ग दादा दादी से पूछेंगे तो उनको पता है इस चीज़ का कि वो जो है हड्डियों पर चल के पास होकर के आया हुआ है एनिमल चारकोल के बेड से, इसलिए वह शुद्ध हो गया, इसलिए हम वहाँ पर नहीं रखेंगे। तो उनको भी पता है एडजॉर्प्शन का, ठीक है, आपको ही नहीं पता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर कलरिंग मैटर को एडजॉर्ब करते हैं। तो यदि हम कंसंट्रेशन ले लें प्रेशर के बदले, तो इस प्लॉट को आप वहाँ भी कर सकते हैं। तो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस, सो एडजॉर्प्शन ऑफ कलर्ड impurities बाय एक्टिवेटेड कार्बन। सो यहाँ पर जो बेटा आएगा आपको x/m रखना है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और इजिकल टू k। अब आप लॉग लेंगे तो log x/m इजिकल टू log k प्लस 1/n log c। तो क्या चेंज आया है? आप c के बदले वहाँ पर क्या लेते थे हम लोग? प्रेशर लेते थे, ठीक है। तो यदि सॉल्यूशन फेज में होगा तो हम कंसंट्रेशन लेंगे और इसका नेचर वही रहेगा, और n का वैल्यू यहाँ भी क्या है हमारा? ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा सॉल्यूशंस पे लग रहा है। बेटा एक बार फिर से हम सारे फैक्टर्स को रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस था ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, एंड प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड कर रहा था। एडजॉर्प्शन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं इस प्रोसेस को? एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? तो आप देखो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, जैसे आपको हाई वैक्यूम क्रिएट करना है, जैसे आपने वैक्यूम पंप से एयर को एवेक्यूएट कर लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं बहुत हाई पावर का हम वैक्यूम क्रिएट करें, तो जो रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर है दैट कैन बी कैप्चर्ड, दैट कैन बी एडजॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल। तो हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं आप। जो ह्यूमिडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमिडिटी। जैसे देखिए बरसात का मौसम आने वाला है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो आप कहेंगे एयर ह्यूमिड हो गया है, नहीं, और चिपचिपापन सा लग रहा है। जैसे अभी के गर्मी और जुलाई अगस्त में थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। क्यों बेटा? इसी वाटर वेपर के कारण, जबकि टेम्परेचर तो फॉल रहता है, टेम्परेचर तो अभी राइज करता है ना। तो उसका महसूस हमें किसके कारण होता है? ह्यूमिडिटी के कारण। तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने घरों में बाय प्लेसिंग सिलिका जेल, ठीक है। तो डिह्यूमिडाइजर के फॉर्म में हम एडजॉर्प्शन को यूज करते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ कलरिंग मैटर, जैसे मैंने आपको बोला
कि जब हमारा शुगर का जूस तैयार होता है, that can be passed over a bed of animal charcoal so that the coloring matter get absorbed। तो ये प्रोसेस में भी हम देखते हैं कि रोल ऑफ एडजॉर्प्शन है, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन है। अभी कैटलिसिस में हम लोग देखेंगे बेटा, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में, कि बहुत ही ज़्यादा एडजॉर्प्शन का रोल प्ले होता है। और कैटलिस्ट जब रोल प्ले करता है तो एडजॉर्प्शन में आपने देखा कि क्या करते हैं कि ये एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो डैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन एनहेंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में काम आता है। और आप जानते हैं कि जब एडजॉर्प्शन होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा मेटल का, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस गैसियस स्पेसीज का, और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन में हम लोग इसको यूज करते हैं। और एडजॉर्प्शन आप यूज करोगे, क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, बायोलॉजी में भी करते हैं, यहाँ भी आप करेंगे, तो वो एडजॉर्प्शन है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के ऊपर थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी करते हैं TLC, ये भी एडजॉर्प्शन के ऊपर होता है। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो हम लोग अब एडजॉर्प्शन से निकल करके दूसरे टॉपिक में चलते हैं, जो है बेटा कैटलिसिस। कैटलिसिस एक प्रोसेस का नाम है। तो हम लोग थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स में कैटलिस्ट डील किए थे। क्या होता है, कह रहा कि कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, बिना रिएक्शन में कंज्यूम हुए और आपके रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो वैसे तो कैटलिस्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारे रास्ते हैं जिससे वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। अभी मैंने आपको वो बताया भी, एक रास्ता कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा लेता है, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे ला देता है, ये सारे कैटलिस्ट करते हैं। लेकिन वन ऑफ द मेन फीचर इज टू रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। उस प्लॉट को एक बार फिर देखें, हम लोग काइनेटिक्स में देखे थे, तो आपको फिर से थोड़ा याद ताज़ा हो जाए कि कैसे हमारा ये प्लॉट किया था हमने, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। तो ये हमारा एनर्जी था रिएक्टेंट का, ये एनर्जी था प्रोडक्ट का, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये रास्ता जो ले रहे हैं, ये बेटा है अनकैटलाइज्ड पाथ। मतलब अभी आपने उस रास्ते में क्या किया है कि कैटलिस्ट नहीं यूज किया। अब आपने क्या किया, कैटलिस्ट यूज कर लिया, कैटलाइज्ड पाथ। तो यहां पर देखिए, ये जो एनर्जी था हमारा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन एनर्जी था अनकैटलाइज्ड पाथ का, मतलब अमाउंट यहाँ तक है, ज़्यादा है। और ये वाला देखिए, ये डैश, ये हमारा कैटलाइज्ड पाथ का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। सो कैटलिस्ट क्या कर रहा है कि बाय लोअरिंग इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो वैसे बहुत सारे रास्ते हैं, कैटलिस्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे ये काम करता है, लेकिन मेनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो कैटलिस्ट हमारा है, ये फिर से एक बार देख लीजिए कि कैटलिस्ट क्या काम नहीं करता था, कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों ऐसा करता था बेटा, कि यदि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बोथ रिएक्शंस आर इक्वली कैटलाइज, इक्वली स्पीड अप, दोनों ही तरफ के रिएक्शन को क्या करता है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शंस में इक्वल कर देता है। और जो कैटलिस्ट हमारा गिब्स एनर्जी के वैल्यू को भी अल्टर नहीं करता था। टाइप्स ऑफ कैटलिसिस यदि हम लोग देखें, टाइप्स ऑफ कैटलिसिस, तो आप देखोगे दो टाइप का होता है, होमोजीनियस कैटलिसिस और हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। तो पहले हम लोग देखते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस।
क्या होता है होमोजीनियस कैटालिसिस? होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब है बेटा कि द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट मस्ट बी अपीयर इन द सेम फेज। एक फेज होना चाहिए इनका, कैटलिस्ट का भी और रिएक्टेंट का भी। प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा मतलब हमको नहीं है। तो जैसे देखो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये एस्टर है बेटा, इस पर हमने कैटलिस्ट लिया, और ये देखो जिसका हाइड्रोलिसिस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा बस स्टेट में लिक्विड स्टेट, एक्वस स्टेट, तो सारा फेज क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस। तो व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है बेटा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज स्लोअर इन द बिगनिंग बट आफ्टर सम टाइम्स इट रिएक्शन रेट बिकम्स फास्ट। क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है स्लो है बिगनिंग में, लेकिन रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। क्यों? तो देखो आप क्या बोलते हो कि दिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन बट इनिशियली देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बट एज सुन द रिएक्शन इज प्रोग्रेस acid is formed. So this generates H+ ion and this accelerates the rate of reaction. तो इसको हम ऑटो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद प्रोड्यूस्ड हुआ, इसका प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करने लग गया थोड़ी देर बाद, इसीलिए रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कुछ जो मॉडर्न प्रोसेस है उसमें बेटा यूज हो रहा है और इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट हम जानते हो कि इंडस्ट्री के लिए है। इंडस्ट्री क्या चाहता है कि किसी चीज़ के रिएक्शन के रेट को फास्ट करना चाहता है, इतने आदमी को उसका सप्लाई देना है, उसको डिमांड पूरा करना है। तो यदि रिएक्शन स्लो रेट से चला तो उसको बहुत नुकसान होगा। दूसरा क्या होता है, कैटलिस्ट के आने से टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो फ्यूल या कोई भी चीज़ जला करके एनर्जी खर्च करता है तो कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, मतलब इंडस्ट्री प्रॉफिट में चलने लग जाता है। तो कैटलिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है। तो कुछ मॉडर्न प्रोसेस में देखें जरा सा एक दो एग्जांपल कि इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग। जैसे मिथेनॉल है, इसमें एक कैटलिस्ट लेते हैं रोडियम का, रोडियम का कैटलिस्ट, ये हमें एसिटिक एसिड बना देता है। जानते हो ना, विनेगर चाउमीन में खूब खाते हो, एसिटिक एसिड नहीं बनेगा तो कैसे खाओगे, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसी को तो विनेगर कहते हैं। तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस है, ठीक है ना, ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। अल्फा ओलेफिन रोडियम प्लेडियम का कॉम्प्लेक्स होता है और इससे बनता है बेटा हमारा एल्डिहाइड। अब ओलेफिन जानते हो क्या होता है? ओलेफिन वाइल फॉर्मिंग वर्ड से आया हुआ है। ये क्या है, एक डबल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड वाला एक हाइड्रोकार्बन। अल्फा वर्ड क्यों लगा दिया है कि टर्मिनेटिंग डबल बॉन्ड है, तब अल्फा का वर्ड आया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो होता है वो पोजिशनिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा। तो अल्फा का मतलब कि टर्मिनेटिंग है, मतलब जैसे इस तरह से डबल बॉन्ड है ऐसे, तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अल्फा ओलेफिन बोलते हैं और डाल करके क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया। तो इंडस्ट्री में इस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप देखो कि कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन O3
प्लस O जानते हो किसके प्रेजेंस में होता है, क्लोरीन एटम के प्रेजेंस में होता है। और इस तरह से जो आप कहते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहीं से चेन में शामिल होता है और इसके रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है बेटा, एक बार आप रिकॉल करोगे, जैसे अपने इंजन को भारत स्टेज BS4 BS5, जैसे अभी BS6 की बात चल रही है ना, इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, हम उतना ज़्यादा इक्विप नहीं हुए हैं, या हमारे पास वो व्हीकल बहुत ज़्यादा बचा हुआ। क्या होता है बेटा कि उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगे हुए होते हैं, 2 स्टेज कन्वर्टर। तो सरकार जो इन्वायरमेंट वाले जो हैं NGT, ये क्या करते हैं बेटा कि उनको कंपेल करते हैं कि आप मिनिमम पॉल्यूशन जो है वो मतलब एटमॉस्फेयर में लाओ। तो इसके लिए पहले के व्हीकल में क्या होता था कि वो सीधे अपना कंबस्चन किया और उनको उसका मतलब नहीं था कि किस तरह का गैस वो एग्जॉस्ट सिस्टम के द्वारा एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। तो बेटा जो CO है, जो NO है, तो वो मल्टी स्टेक यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है उसमें, और उससे क्या होता है कि व्हीकल की कीमत बढ़ती जाती है। तो जब आप इसका ख्याल करेंगे तो जो CO निकलने वाला था उसको फिर कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है। जो NO निकलने वाला है उसको N2 में कन्वर्ट कर देता है, O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो पॉल्यूटिंग गैसेस हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी में यूज होता है। तो आप पढ़िएगा एक बार, देखिएगा कि क्या होता है कैटालिटिक कन्वर्टर और किस तरह से ये वर्क करता है बेटा। हाइड्रोलिसिस ऑफ, यदि हम केन शुगर की बात करें, तो देखो ये सारा बेटा हम लोगों ने देखा होमोजेनियस कैटालिसिस में इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो देखो ये एक्वस स्टेट, ये लिक्विड स्टेट, और ये भी लिक्विड में हमारा H2SO4 कैटलिस्ट है। तो एक मिलता है हमें ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। दोनों का फार्मूला देख रहे हैं बेटा, सेम है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, लेकिन ये एल्डोहेक्सोज है, ये कीटोहेक्सोज है। मतलब इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। अभी आपने जस्ट पढ़ा है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फंक्शनल आइसोमर्स। सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें बेटा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें कीटोनिक ग्रुप। सो दीज आर ऑल अबाउट होमोजेनियस कैटालिसिस। तो अब हम लोग चलते हैं बेटा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट, इन दोनों का फेज हमारा डिफरेंट होना चाहिए। ये देखिए गैसियस फेज और सॉलिड फेज। तो यदि हमारा जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में अपीयर होगा तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्रीज में फ्रीक्वेंटली इस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को यूज करते हैं। कुछ जो मॉडर्न प्रोसेस हैं बेस्ड ऑन कैटालिसिस, जैसे इसको हम बेटा इथिलीन भी बोलते हैं, इथिलीन। तो यहाँ पर यदि हम कैटालिस्ट लेते हैं ऑर्गेनोक्रोमियम और टिटेनियम, तो ये बनता है HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जानते हो इस कैटालिस्ट का कितना एडवांटेज हुआ, कितना फायदा हुआ कि पहले जो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता था वो बहुत हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन तक चला जाता था, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता था। तो हमारा जो इंडस्ट्री था वो इंडस्ट्री हमारा हर हमेशा क्या करता है कि कॉस्ट कटिंग की बात करता है, एफिशिएंसी की बात करता है। तो इसलिए हम लोग इसमें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जो बात कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, 350 केल्विन।
तो इसका मतलब जो हम पॉलीथीन इंडस्ट्री लगाते हैं अब काफ़ी सस्ते में लगा सकते हैं जब से ये डेवलपमेंट हुआ। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जो कैटलिटिक कन्वर्टर होता है गाड़ी में वो भी ये काम करता है बेटा। तो जो CO है हमारा उसको CO2 में कन्वर्ट करता है, जो NO है उसको N2 और O2 में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा भी हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के अंदर हम लोग लेते हैं। तो इसमें इसका क्या मैकेनिज्म होता है? मैकेनिज्म होता है कि ये जो पहला स्टेप्स में क्या होता है बेटा कि हाइड्रोजन जो गैस है वो मेटल सरफेस पर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है और एक टेम्पररी बॉन्ड बन जाता है। ये जो मेटल सरफेस आया इस पर एक टेम्पररी बॉन्ड बन गया और वो जो दूसरा मॉलिक्यूल हमारा जो इथिलीन था ये इसके पास दूसरे स्टेप्स में गया। ये बहुत फास्ट होता है, ये हमारा स्लो स्टेप होता है। तो इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में ले लेते हैं। तो ये देखो दोनों H अब माइग्रेट होकर के यहाँ पर आएंगे और इस रिएक्शन को कैरी आउट कर देंगे और हमारा मेटल इससे रिजनरेट हो जाता है। तो ये जो कैटलिटिक एक्टिविटीज़ है ये ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 इंक्रीज करता है, बट मैक्सिमम इट इज़ 7 टू 9 में ये कैटलिटिक एक्टिविटीज़ हमारा इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये फीचर्स ऑफ जो सॉलिड कैटलिस्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया बेटा एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने आज स्टार्ट किया था कि द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। सबसे पहले हमने किया था नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट जैसे गैस, यदि इजिली लिक्विफिएबल गैस है तो उसका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा परमानेंट गैसेस के कंपैरिजन में। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट जो पोरस सरफेस एरिया देता है, एक्टिव होता है, वो अच्छा एडजॉर्बेंट होता है। स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट। उसके बाद हमने देखा था बेटा प्रेशर ऑफ द गैस, जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ए प्लॉट ऑफ x/m वर्सेस P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और उसमें अपने प्लॉट log x/m log P से किया था, उसको बोलते हैं फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो इसका लिमिटेशन है बेटा कि हाई प्रेशर पर ये फेल हो जाता है और जिसको डील करते हैं हम लोग लैंगमूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए उसको हम लोगों ने डील नहीं किया। और एडजॉर्प्शन आइसोबार, ए प्लॉट ऑफ x/m वर्सेस T एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको आइसोबार बोला था। और हमने कैटलिसिस किया, टाइप ऑफ कैटलिसिस किया, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटलिसिस। सो इन टुमारो क्लासेस वी विल discuss important features of solid catalyst, that is activity, selectivity and enzyme catalysis, and maybe colloids also taken.